कि प्रॉपर्टी को सौदा करते हुए और प्रॉपर्टी की एक्चुअल रजिस्ट्री होते हुए कई बार बहुत समय का गैप होता है, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पूरी सर्किल रेट की वैल्यू पर ही देना पड़ेगा। उसका वैलिड पैन नंबर आपके पास होना चाहिए। तो आपको उस 5 लाख रुपए की अमाउंट पर 5 लाख रुपए की ही पेनल्टी इनकम टैक्स विभाग इंपोज कर सकता है। जो गैप होगा वो पूरा का पूरा आपको एज ए गिफ्ट इनकम आपके इनकम में जोड़ा जाएगा, उसकी वजह से आप दिक्कत उठाने से बच जाए। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने जो पिछले वीडियो पर अपना प्यार लुटाया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद। और उसी कड़ी में आज एक बहुत ही रोचक विषय पर हाजिर हूं आपसे बात करने के लिए। आज का विषय है मित्रों कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, या यूं कहें कि अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो हमें कहां कहां पर क्या क्या तकलीफ हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये बहुत काम की वीडियो है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सीए पीयूष कुच्छल। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो को मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला भाग प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए है और दूसरा भाग का रेलेवेंस प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए है। मैं बात करूंगा पहले पॉइंट की। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 आप एक प्रॉपर्टी बेचते हुए जब एक रजिस्ट्री करते हैं तो पर रजिस्ट्री आप केवल 20,000 रुपए तक ही कैश एज ए कंसिडरेशन ले सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा कैश कंसिडरेशन उस रजिस्ट्री पे लेते हैं तो आप जितना भी पैसा लेंगे उस पैसे के बराबर ही यानी कि 100% आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। यहाँ पर इस भ्रम से बचने की भी जरूरत है कि कई बार कुछ लोग बोल देते हैं जिनको जानकारी या तो नहीं होती है या वो जानबूझकर अपने लाभ के लिए बोलते हैं शायद ये बात कि एक प्रॉपर्टी बेचते हुए आप 2 लाख रुपए तक भी कैश ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2 लाख की जो वैल्यू है कैश की या जो लिमिट है वो अदर देन प्रॉपर्टी, गुड्स अदर देन प्रॉपर्टी के लिए अलाउड है। प्रॉपर्टी के लिए ये लिमिट केवल और केवल 20,000 रुपए है। एग्जाम्पल के तौर से आप ये समझिए कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की बेचते हैं और उसमें से आप 5 लाख रुपए कैश ले लेते हैं, यानी कि वो फिगर 20,000 से कहीं ज्यादा हो जाती है, तो आपको उस 5 लाख रुपए की अमाउंट पर 5 लाख रुपए की ही पेनल्टी इनकम टैक्स विभाग इंपोज कर सकता है। तो अतः इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें कि आप एक प्रॉपर्टी जब बेच रहे हैं, एक रजिस्ट्री आप कर रहे हैं, तो उसमें आप केवल और केवल 20,000 रुपए तक ही कैश ले सकते हैं। उससे ज्यादा एक भी रुपया आपको कैश नहीं लेना है। अब मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट की। प्रॉपर्टी बेचते हुए एक मुद्दा यह भी होता है कि क्या सर्किल रेट से कम पर प्रॉपर्टी की सेल की जा सकती है या नहीं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सेक्शन 50C या सेक्शन 43CA, ये 2 सेक्शन हिट करते हैं इस वाली पॉइंट पर। तो इन दोनों ही सेक्शंस को अगर मिला के देखा जाए तो आप किसी भी प्रॉपर्टी का जो सर्किल रेट वैल्यू है उससे 10% कम तक ही अपनी प्रॉपर्टी का लेन देन या सेल कंसिडरेशन रख सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा डिफरेंस पैदा कर देते हैं तो आपका कैपिटल गेन टैक्स जो कैलकुलेट किया जाएगा वो सर्किल रेट की वैल्यू पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर एक कंफ्यूजन और भी लोगों को होता है कि इसमें कैलकुलेशन वाली पार्ट में कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक क्या होती है कि जो 10% है वो किसका 10% है, तो इसको कैलकुलेट करते हुए आप सर्किल रेट की वैल्यू को 110% के बराबर मानिए, यानी कि सर्किल रेट डिवाइड बाई 110 इंटू 10। तो अब जो फिगर निकल के आई आप इस फिगर को ही माइनस करके उतना ही आप सेल कंसिडरेशन ले सकते हैं। अगर आपका फर्क इससे ज्यादा आता है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पूरी सर्किल रेट की वैल्यू पर ही देना पड़ेगा। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे और लास्ट हिस्से में, जहां पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी खरीदने की या खरीदार को किन बातों का ध्यान रखना है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो यहां पर भी मुख्य रूप से 2 या 3 बातों का ही ध्यान रखना है। पहला ध्यान यही रखना है कि आप क्या सर्किल रेट से कम पर प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद रहे हैं, और अगर कम पर खरीद रहे हैं तो उसका जो गैप है सर्किल रेट वैल्यू से वो कितना है। और यहां पर भी ये गैप मित्रों 10% से कम 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया कि 10% की कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसी फार्मूले के तहत आपको ये कैलकुलेशन यहां पर भी करनी है। और अगर आपका ये गैप 10% या 50,000 रुपए से ज्यादा, इन दोनों में जो भी अधिक होगा, अगर उतना ये गैप उससे ज्यादा उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो आपको
सर्किल रेट की वैल्यू और जितना आपका सेल कंसिडरेशन या परचेज कंसिडरेशन कहिए आपके लिए जो गैप होगा वो पूरा का पूरा आपको एज ए गिफ्ट इनकम आपके इनकम में जोड़ा जाएगा और उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट से ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट की और ये टीडीएस को लेकर है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जब हम विक्रेता को पैसा दे रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि ये पैसा हम कितना दे रहे हैं। तो अगर ये पैसा यानी कि सेल कंसिडरेशन 50 लाख रुपए से ज्यादा बैठता है तो आपको 1% टीडीएस काटना है और ये 1% के रेट को करने के लिए आपको दो कंडीशन का ध्यान रखना है। पहली कंडीशन फ्रेंड्स ये है कि वो व्यक्ति जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि उसका वैलिड पैन नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी पूरी नहीं हो पाती है तो ये टैक्स रेट 1% नहीं होगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए हम अलग से अगर किसी को हेल्प की चाहिए जरूरत होगी तो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, हम जवाब दे देंगे उसका। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन और भी पैदा हो जाता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं है। सेक्शन 194 IA जो गवर्न करता है टीडीएस को, तो उसमें वास्तव में ही एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ये टीडीएस के प्रोविजन लागू नहीं होते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड की आपको कौन सी लैंड पर ये लागू नहीं होगा ये चेक करने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है कि अगर कोई लैंड आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके ऊपर ये टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई शहरी खेती की जमीन है अब तो उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे। लेकिन कौन सी भूमि शहरी खेती की भूमि मानी जाएगी और कौन सी भूमि ग्रामीण खेती की भूमि मानी जाएगी, इसके लिए सेक्शन 2 में अलग से व्यवस्था दी गई है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो उसके बारे में यहाँ पर बात करना मुनासिब नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसके ऊपर भी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को इसमें और अच्छे से हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, इन सब बातों के अतिरिक्त अब लास्ट एक मैं सरप्राइज आपको एक टिप देने की कोशिश करूंगा जिसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सब मुद्दे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सर्किल रेट की वैल्यू से कम पे रजिस्ट्री नहीं करनी है या खरीदनी नहीं है, बेचनी नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कई बार कि प्रॉपर्टी को सौदा करते हुए और प्रॉपर्टी की एक्चुअल रजिस्ट्री होते हुए कई बार बहुत समय का गैप होता है। कई बार 4-6 महीने गैप होता है और कई बार वो सालों का भी गैप हो सकता है। तो सर्किल रेट की वैल्यू क्योंकि घटती बढ़ती रहती है, उस संदर्भ में यहाँ पर ये व्यवस्था इनकम टैक्स में दी गई है। पहले तो बड़ी तकलीफ हुआ करती थी कि यदि आप प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करते हुए यदि आप उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लें और जो भी आपने एग्रीमेंट पर धनराशि आपने देनी है, एडवांस मनी आपने देनी है, वो एडवांस मनी आप अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से या ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आप पे करते हैं तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट वाले दिन आपकी जो भी सर्किल रेट की वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी फाइनल रजिस्ट्री वाले दिन की वैल्यू मानी जाएगी एज फार एज कंसर्न ऑफ इनकम टैक्स। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप कोई रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे तो आप उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के थ्रू ही खरीदे और बेचे, ताकि आप जो सर्किल रेट में इन्फ्लेशन होता है उसकी वजह से आप दिक्कत उठाने से बच जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर आप मुझे प्लीज बताएं कि आपको और किस विषय पर मेरे माध्यम से कुछ सुनना है, जानकारी चाहिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर ये चैनल वास्तव में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।